आते ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें सबसे अधिक हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, गुजरात में लोकसभा की 36 सीटें हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, असम और झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मैं पूरा बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा की 2-2 सीटें हैं, लद्दाख की 1 सीट है और शेष सभी राज्यों की 1 सीटें हैं। आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम प्रत्येक दिन की तरह आज फिर उपस्थित हैं और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखेंगे। आज हम पॉलिटी सेशन के तहत लोकसभा के कुछ टॉपिकों को पढ़ चुके थे और आज हम लोकसभा के पदाधिकारियों को देखेंगे। उसके बाद संसद के अन्य टॉपिकों की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, घर पर पढ़ रहे होंगे, क्लासें देखते होंगे, नोट्स बनाते होंगे और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि आपके संग इतनी मेहनत कराने के बावजूद भी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कोई भी आपको फिर पढ़ा नहीं सकता। अगर पढ़ना है तो मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती है। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आप उसी डाल पर बैठे हैं जिसको काट रहे हैं। एक दिन तो आपका तरबूज फटेगा ही फटेगा और बिखर जाएगा। फिर इसलिए लोकसभा के पदाधिकारी, अगर हम लोकसभा के पदाधिकारियों की बात करें तो अनुच्छेद 93 से 97 तक पदाधिकारियों का जिक्र किया गया है। 2 तरह के पदाधिकारी होते हैं, एक को कहते हैं हम अध्यक्ष या स्पीकर, दूसरे को कहते हैं उपाध्यक्ष, क्या कहते हैं उपाध्यक्ष। एक को स्पीकर कहते हैं और एक को क्या कहते हैं उपाध्यक्ष कहते हैं, डिप्टी स्पीकर। क्या बोलते हैं इसे? डिप्टी स्पीकर। दीप्ति मत कर देना, डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर होता है और एक स्पीकर होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये 2 पदाधिकारी होते हैं और ये दोनों जो पदाधिकारी हैं वो अपने सदस्यों से, इसमें आते हैं लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं। किस चुने जाते हैं? लोकसभा के, ये लोकसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं, चुने जाते हैं। ये बात आपको समझ में यदि आ गई होगी तो अच्छी बात है। और ये लिखाया क्यों गया? क्योंकि यदि आपको, मैंने राज्यसभा पढ़ी हो और राज्यसभा के मैं सभापति लिखाया था तो मैंने कहा था कि सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वहीं पर अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा से ही चुने जाते हैं। अब होता क्या है, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात क्या होता है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति लोकसभा के में से एक अध्यक्ष को चुनता है। क्या चुनता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है? प्रत्येक आम चुनाव के बाद
लोकसभा में स्पीकर के चुनाव की तारीख तय करता है उसी दिन चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? उसी दिन चुनाव संपन्न कराया जाता है। तो आप अगर ये पूछें कि लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा में जो चुनाव होगा अध्यक्ष का चुनने का, उसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यहां पर एक ऑप्शन और लिख के आ सकता था, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थाई अध्यक्ष। तो प्रोटेम स्पीकर चुनाव अपने संचालन में कराएगा, घोषणा की तारीख कौन डिसाइड करेगा? लेकिन राष्ट्रपति। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो ये ध्यान रखना, ये डिसाइड नहीं करेगा, और जैसे ही आएगा वैसे ही आप सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर दिया होगा, चौथे नंबर पर राष्ट्रपति दिया होगा, तो आप राष्ट्रपति तक पहुंचोगे ही नहीं, प्रोटेम पर मारकर आगे बढ़ जाओगे। जो मजा आ गया, समझ में आ गया? वो मजा खराब ना हो जाए। और उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा? जब ये चुन लिया जाता है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष एक तारीख डिसाइड करता है कि इस दिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, उस दिन उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। आप इसे लिख लीजिए। अगर हम अध्यक्ष या स्पीकर, उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर की शपथ की बात करें, तो आप एक ध्यान रखिए कि ये दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के लिए कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? कारण क्या है इसका? कारण है क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? क्यों नहीं लेते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। और अब मुझे एक बात बताइए कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो शपथ लेते हैं, उसका जिक्र किसमें किया गया है? चलो सरल कर देते हैं, किस अनुसूची में किया गया है? 2वीं अनुसूची में किया गया है। मैंने कहा था मुझे वेतन दो। क्या दो? मुझे वेतन दो, अर्थात 2 में है वेतन। तुम कस्में वादे कैसे खा सकते हो? पहले तुम्हारे पास होना चाहिए पैसा। जब पैसा ही नहीं है तुम्हारे पर और तुम कस्में खाते पहुंच गए खाने, तो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, बेचारा किसी से कुछ कह नहीं पाता। फिर समझ में आ गया? इसलिए 7 फेरे कब लेने चाहिए? जब पैसा हो। उसके बाद क्या करनी चाहिए? तब बढ़ना चाहिए शपथ की तरफ। अब मैं शपथ लेता हूं, मैं जीवन भर तुम्हारा लालन पालन पोषण करूंगा। ये है तीसरी में। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? है पहले में क्या है? पहले नाम तो पता हो कौन है। क्या है पहले में? राज्यों के नाम। फिर जब नाम पता चल जाएगा तो वेतन कमाओ कि लौड़ा कत्तो का है? समझ में आ गई? छोरा क्या करता है, कितना कमा लेता है? जो कुछ नहीं करता, एक कोचिंग चलाता है फ्री वाली, तो हम नहीं कर पाएंगे साहब। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर कमाता है तो फिर क्या करेगा? फिर होंगे कस्मे वादे। क्या होंगे? कस्मे वादे होंगे। समझ में आ गया? कस्मे वादे। चौथी में क्या है?
चौथा, राज्यों राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवे में क्या है? इसमें क्या है? मेघा त्रिवेदी मजे में हो। क्या है? मेघा त्रिवेदी मजे में हो। छठवीं में क्या है? जनजातीय क्षेत्र। क्या है? जनजाति। सातवीं में क्या है? सात फेरे वाली लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट है? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। देखो पहले मैं केंद्र सूची बोलता था, तब राज्य सूची बोलता हूं। आजकल मेरे मुंह से ही पहले राज्य सूची ही निकलती है, ये है डर। फिर आठवीं में क्या है? आठवीं में है भाषा। सात फेरे उसी के साथ करने चाहिए जिसकी भाषा आती हो समझ में। आप हैं हिंदी वाले, आप ले आए ऑस्ट्रेलिया से बीवी, वो बोलेगी इंग्लिश, समझ में आ गई? फिर तुम्हारी वो हिंदी ऐसी करेगी कि तुम्हारी ना इंग्लिश समझ में आएगी ना हिंदी समझ में आएगी। फिर नौवीं में क्या है? भूमि सुधार। क्या है? भूमि सुधार। 10वीं में क्या है? क्या है? 10 बहाने करके ले गया दिल, और फिर क्या किया उसने? दल बदल। कोई तुम्हारे पीछे पड़ा था, उसने फूल दिए, तुम्हें बार बार प्रपोज किया, ये किया, और तुमसे हाँ कहलवा लिया। जैसे ही तुमसे हाँ कहा उसके बाद उसने दूसरे को प्रपोज मार दिया। इसे कहते हैं 10 बहाने करके ले गया दिल, और फिर कर लिया उसने दल बदल। 11वीं में क्या है? पंचायतें, जो आप बहुत करते हैं। और 12वीं में नगर पालिकाएं। क्या है? मैं एक बार मैं बता दे रहा हूं, और इसको आपके वीडियो के आगे डाल दिया करूंगा जिससे आपको रिवीजन हो सके। पहली अनुसूची में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में दिया गया है वेतन, जो आप कैसे याद कर सकते हैं, मुझे वेतन दो। और तीसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ। जब आपका वेतन अच्छा होता है तो आप क्या करते हैं? फिर सब कस्में वादे करते हैं, शपथ खाते हैं। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र दिए गए हैं, जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं, जिसमें 4 हैं। मेघा त्रिवेदी मजे में हो, मतलब मेघालय, त्रिपुरा मजे में मिजोरम, और त्रिवेदी से त्रिपुरा। ठीक है। छठवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र हैं जिसमें कई राज्य दिए गए हैं। सातवीं अनुसूची में 7 लिस्टें दी गई हैं। कह सकते हैं 7वीं अनुसूची 7 फेरे, और 7 फेरे होते क्या होती है? आपके हाथ में लिस्ट आती है। लिस्ट 3 प्रकार की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संबद्ध सूची। 8वीं सूची में भाषाएं दी गई हैं। 7 फेरे उसी के साथ करने चाहिए जिसकी आपको भाषा समझ में आए। ऐसा ना हो आप हिंदी बोलते हैं, तमिल को ले आओ तो ना तो वो समझ पाएगी, वो कहीं खाना खा लो, आप नहीं कहते क्या बकवास कर रही है। तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसी बीवी लाना 7 फेरे के बाद जिसकी भाषा आपकी समझ में आती हो। और ऐसा आदमी भी लाना, लड़कियों के लिए राय है, पता चला आप ऐसा ले आए जो इडली और डोसा खाता है, आपने रोटी बना दी या पराठे बना दिए, फिर हो रही है आपकी रूई की तरह सफाई। तो अब 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार दिया गया है, जिसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है, जिसको आप याद कर सकते हो। 10 बहाने करके ले गया दिल, और फिर किया उसने दल बदल। कह सकते हैं ठुकरा के मेरा प्यार अब मेरा इंतकाम देखेगी। समझ में आ गया? अब 10वीं अनुसूची के बाद आपका 11वीं अनुसूची में पंचायतें दी गई हैं। इसे कौन से वे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपको पता है? अगर नहीं पता है तो बता दूं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया, जो 93 में 24 जुलाई 1993 को लागू हुआ था। 12वीं अनुसूची में 94वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाएं दी गई हैं। यह संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इस प्रकार आपकी सूचियां समाप्त हो गई। इस सूचियों को मैं आपके वीडियो के शुरुआत में हर वीडियो के आगे डाल दिया करूंगा। अब देखते हैं कि मुझे वेतन दो, शपथ दी गई है। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? शपथ दी गई है। अब आप मुझे एक बताइए, जो तीसरी शपथ दी गई है, तीसरी अनुसूची में जो शपथ दी गई है,
क्या उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम आया है? उसमें क्या आया है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य दिए गए हैं। इसका महान्यायवादी, न्यायालय के अधिकारी, न्यायाधीश, इन सब के बारे में दिया गया है, ना कि किसके बारे में दिया गया है, इनके बारे में नहीं दिया गया है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री संघ के मंत्रियों की शपथ दी गई, लेकिन अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कोई शपथ नहीं दी गई है, क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। इसमें कोई अगर आपको दिक्कत हो तो भी बताएं, अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पद रिक्त होने पर इसका मतलब क्या है? अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो कौन आएगा? उपाध्यक्ष। कौन करेगा? उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अगर ये भी रिक्त है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति लोकसभा में से किसी सदस्य का क्या करेगा? नामांकित करेगा। क्या करेगा? नियुक्त करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति एलएस के किसी सदस्य को नियुक्त करेगा। बात समझ में आ गई? एलएस के सदस्यों को नियुक्त करेगा। सेम बैठकों का संचालन भी जो तो ये लिखा है, अगर बैठकों का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष नहीं है, अगर यदि नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अब अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष करता है, भूल जाओगे, अनुपस्थिति में, इसकी अनुपस्थिति में है क्या? कारण पता क्या है? मैं अगर क्रॉस बना देता हूँ ना तो ये क्रॉस ही बना लेते हैं, मुझे बोल रहा होता हूँ सुनते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है ये लोग, इसलिए मैं और दिक्कत होने लगी मेरे को। अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करता है, और ये भी अगर अनुपस्थित है तो कौन करेगा? अगर ये भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? इस बात का पूछा गया। तो एक लोकसभा की प्रक्रिया संबंधी नियमावली है। क्या है? तो क्या है यहां पर? एलएस की प्रक्रिया संबंधी नियमावली। एलएस की प्रक्रिया संबंधी नियमावली है, उसमें लिखा है एलएस के 10 सदस्यों को चुना जाता है। कितने सदस्यों को? 10 सदस्यों को चुना जाता है। एक सूची बनाई जाती है 10 सदस्यों की। एलएस के सदस्यों में से 10 सदस्यों की एक सूची बनाई जाती है जो अध्यक्ष के पद के कार्यों का अनुपस्थिति में निर्वहन करते हैं। तो आप समझिए, बैठकों का संचालन करेगा, अध्यक्ष करता है। अगर यह अनुपस्थित है उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो क्या होगा? ऐसे 10 लोगों की एक सूची बनाई गई है जो बारी बारी से क्या करेंगे? अगर ये नहीं है तो उनकी क्या करेंगे? कार्यों का संचालन करेंगे, और सेम उन्हें वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं। ऐसा कारण क्या है? इन पर बहुत लोड होता है कार्य करने का, तो सारी कार्रवाई को शामिल हो सकें ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ में ये अनुपस्थित रहेंगे ही रहेंगे। दोनों पर का वर्कलोड अधिक होने के कारण ऐसा 10 लोगों की सूची बना दी जाती है। अब आप ये ना पूछें कि सर 10 लोगों को भी अनुपस्थित हो क्या होगा? तो रहने दे, क्या हो सकता है भाई? कुछ नहीं होगा। हम भी राधे राधे करेंगे, तुम भी राधे राधे करना। अब हम देखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की
पदावधि मतलब कार्यकाल, और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, हटाए जाने की प्रक्रिया। पदावधि की बात करें तो संविधान में कहीं भी इसकी पदावधि के बारे में कोई निश्चित बात नहीं बताई गई है, तो लेकिन फिर भी एक नियम है कि जब तक लोकसभा का विघटन ना हो तब तक यह अपने पद पर बना रहता है। पदावधि क्या है? जब तक एलएस, नई एलएस का, इसका नई एलएस का गठन ना हो जाए तब तक अपने पद पर बना रहेगा, अपने पद पर बना, जब तक नई एलएस का गठन ना हो जाए तब तक अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन ये तो हो गया वो बात कि जब उसका कार्यकाल कितना है, क्या उसे अपने पद से हटाया भी जा सकता है? क्या कार्यकाल के दौरान, क्या क्वेश्चन बनता है, क्या कार्यकाल के दौरान उसका पद रिक्त हो सकता है? रिक्त हो सकता है। तो कहेंगे हम यस। क्या कहेंगे? यस। और इसकी चर्चा कहाँ की गई है? इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 94 में। इसमें की गई है 94 में। एक तो क्या हो सकता है, वह लोकसभा का सदस्य ना रहे। क्या हो सकता है? पहली कंडीशन हो सकती है एलएस का सदस्य ना रहे। ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें जैसे मान लो उसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाए, अवैध घोषित कर दिया जाए, तो वह एलएस का सदस्य नहीं रहेगा। दूसरा क्या है, वह स्वयं इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे। क्या कर दे? वह स्वयं इस्तीफा दे दे। इस्तीफा का मतलब क्या है? अध्यक्ष किसे इस्तीफा देगा? अध्यक्ष इस्तीफा देगा और उपाध्यक्ष इस्तीफा देगा। उपाध्यक्ष का तो पता है कौन किसे देगा, उपाध्यक्ष तो अध्यक्ष को दे देगा, और अध्यक्ष किसे देगा? किसको देगा? सभापति को। किसको देगा? सभापति को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देता है। ये सेम हमारे यहां त्रिदेव वाली संकल्पना है। त्रिदेव, त्रिदेव में कौन है? शिव है, विष्णु है और ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश है। इनमें से बड़ा कौन है? शिव से पूछो तो कहते हैं विष्णु बड़े हैं, विष्णु से पूछो कहते हैं ब्रह्मा बड़े हैं, ब्रह्मा से पूछो कहते हैं शिव बड़े हैं। ये जानते थे अगर अपने अपने को बड़ा बताएंगे तो पूछेंगे नहीं लोग, अन्य के एक दूसरे को बताओ पूछेंगे। अब लोग दावा करते हैं कि ब्रह्मा बड़े हैं, नहीं नहीं कोई कहता विष्णु बड़े हैं। अबे मूर्ख, जब उन्होंने डिसाइड नहीं किया तू क्यों बताओ? ऐसे ही इसमें है, ये इसके पैर छू लेगा, ये इसके पैर, माफ कर दो बाबू, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। जब ये नीचे वाला क्वेश्चन आएगा आपको दिक्कत नहीं है, ये गंगा अपने सीधे फ्लो में बह रही है, समुद्र की तरफ जा रही है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आएगा और पहले ऑप्शन में लिखा हुआ ए नंबर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर उपाध्यक्ष और चौथे नंबर पे प्रधानमंत्री, तो आप पहुंचेंगे ही नहीं उपाध्यक्ष तक। या तो राष्ट्रपति
आप मानिए 40% राष्ट्रपति लगाएंगे और जो 40% होंगे ज्यादा सोचने वाले वो उपराष्ट्रपति लगाएंगे, और जो इनका हाई लेवल और ज्यादा सोचने का होगा वो लोग प्रधानमंत्री लगाएंगे। केवल 5-6% लोग होंगे जो उपाध्यक्ष लगाकर आएंगे। बात समझ में आ गई है क्या? वो कहेंगे नहीं नहीं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। समझ में आ गया? हर क्वेश्चन में मोदी। यहाँ देखो बीजेपी सरकार है, मोदी क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे कहते मोदी क्वेश्चन नहीं आया है। बंद तो कर दे। बंद हो गया। अब देखिए, एलएस का सदस्य ना रहे तो हो सकता है, वह स्वयं इस्तीफा दे दे तो हो सकता है। अब एक क्या है, अब ये बताओ, ये तो इच्छा हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये इच्छा हो गई। लोकसभा के सदस्य यदि चाहें तो हटा नहीं सकते क्या? तो उसको हटाया भी जा सकता है, लेकिन कैसे? तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से। तत्कालीन सदस्यों के, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित, बहुमत से पारित संकल्प, संकल्प कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखिए, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, अभी वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 543 का बहुमत, तभी हटेगा। उपस्थित और मत देने वाले सदस्य नहीं, तत्कालीन। इससे ऐसा ना हो कि अध्यक्ष को कभी चाह तभी हटा दो। ओके भाई, अगर कोई आदमी किसी चीज का नेतृत्व कर रहा है, उसका संचालन कर रहा है, तो उसको अपने पद की सुरक्षा तो मिलनी चाहिए। इसलिए अब एक बात ना हो, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के पारित संकल्प द्वारा हटाना है तो इसको सूचना भी देनी होगी, नहीं देनी होगी? कितने दिन पूर्व पहले सूचना देंगे? 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। क्या देनी होगी? इस संकल्प की सूचना कब देनी होगी? संकल्प की सूचना 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। क्या देनी होगी? 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। इतनी बात समझ में आ गई? 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। और कुछ होगा क्या? अब एक बात बताइए मुझे, मैं दिख रहा हूं, ठीक। अब एक बात बताइए मुझे, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, ये बात तो सत्य है। क्या जिस कोई बैठक होगी जहां इसके खिलाफ वोट पड़ने हैं, उसका कोई ना कोई संचालन तो करेगा? क्या वह यह व्यक्ति होगा जिस पर केस चल रहा है? नहीं होगा ना। तो वह व्यक्ति, क्या वह व्यक्ति, चलो पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इसमें क्या हो सकता है, मैं इधर लिख दूं इसे बिगाड़ कर, अब आप समझिए, जिस बैठक में सुने इधर, जिस बैठक में हटाने की प्रक्रिया चल रही है, उसका क्या, उसका पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। उसका पीठासीन अधिकारी, उसका पीठासीन अधिकारी कोई अन्य होगा। मतलब अन्य का मतलब जिस पर चल रहा है केस वो नहीं होगा। दूसरा, अब मुझे बताइए, क्या वह इस मीटिंग में भाग लेगा? लेकिन बैठक में भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, और अपने पक्ष में मतदान कर सकता है, अपने पक्ष में क्या कर सकता है?
मतदान कर सकता है, लेकिन ये नीचे लिखते हैं ना आप लोग, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता, निर्णायक मत नहीं दे सकता है। निर्णायक मत का मतलब समझे क्या होता है? अगर इसको हटाने और ना हटाने दोनों के पक्ष में बराबर वोट पड़े तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वो निर्णायक मत दे, लेकिन इसमें वह निर्णायक मत नहीं देगा, बल्कि वह देगा जो उसका पीठासीन अधिकारी होगा। बात समझ में आ गई? अब तो हो गई, आ गई तो पहले तो सोचा देखो, उसका पीठासीन अधिकारी होगा, वह देगा। ऐसा होता है अगर आप कुछ ऑयली चीज खा लो या वैसी चीज खा लो तो क्या होता है, आपके अंदर से गैस निकलती रहती है मुंह के द्वारा, आपको जमाई आती रहेगी। तो ये तो एक नेचुरल वो है, अब इसको वीडियो में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो फिर कर दो बंद। भाई लोकसभा के अध्यक्ष की निष्पक्षता, जैसे इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड में क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रक्रिया है कि जैसे ही हमने डेविड को अध्यक्ष बना दिया, स्पीकर बन गया, हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर कौन बन गया, डेविड बन गया। और डेविड क्या है, लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी से डेविड साहब है, वो उन्हें बना दिया अध्यक्ष, किसका, हाउस ऑफ कॉमन्स का। तो वो क्या करेंगे, जैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष बनेंगे वैसे ही अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। क्या दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि हम लोकसभा का अध्यक्ष अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दें, लेकिन फिर भी हमने कुछ ऐसे कार्य, ऐसे प्रावधान किए हुए हैं जिससे उसकी निष्पक्षता डिसाइड हो सके। जैसे सबसे पहले उसे हटाना, केवल उसे कब हटा सकते हैं, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से कब हटा सकते हैं, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, उपस्थित और मतदान करने वाले बहुमत से नहीं। भाई आप मान लो कि कोरम कितना है लोकसभा का, 545 सदस्य हैं, अगर उसमें 10 का डिवाइड करते हैं तो कितना कोरम निकलता है, 54, 55 मान लो, 55 कोरम निकलता है, क्योंकि आधा आदमी नहीं होगा। 55 अगर कोरम निकलता है तो मुझे एक बात बताइए कि मान लो 55 सदस्य उपस्थित हुए और 55 ने मतदान दिया, 55 में से आधा कितना होगा बहुमत है, कितना होगा, 23 होगा। 24 लोगों ने, 25 लोगों ने बहुमत दे दिया, सॉरी 27 होगा, 27 लोगों ने वोट दे दिया तो अध्यक्ष हट जाएगा। तो बहुत आसान हो गया उसे हटाना। इसलिए कहा गया कि तत्कालीन, किससे होने चाहिए, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से। इसके अलावा अगर हटाने का प्रस्ताव लाना है, हटाने का प्रस्ताव लाना है तो उसे क्या होना चाहिए, 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रस्ताव को 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो अब हटाने की अगर प्रक्रिया है, हमने उसे कठिन बना दिया तो इसकी निष्पक्षता बढ़ेगी। भले ही ये भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, उस पार्टी से है, लेकिन इसको हटने का डर नहीं है और इसकी उम्र भी 70 साल है। उसे पता है कि इलेक्शन का क्या है, अब तो संन्यास में जीवन है, तो अध्यक्ष निष्पक्ष होगा नहीं होगा, ये पक्का। अब दूसरा क्या है, वेतन। हाँ जी, बात यहां आती है कौन सी भी अनुसूची में वेतन दिया गया है, दूसरी अनुसूची में वेतन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, क्या दूसरी अनुसूची में लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन है, होगा, नहीं है या नहीं है, नहीं है। क्या है, नहीं है। जितने लोगों ने बोला वो अपने आपको एक थप्पड़ और मारे गाल पर,
समझ में आया? है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का वेतन है पेन घुसने में नंबर 1 हो, आंसर देने में नंबर 4 भी नहीं हो। इसलिए ध्यान रखें, हरकतें ना करें। तो भारत के राष्ट्रपति का, राज्यों के राज्यपाल का, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति उपसभापति का। अब मुझे को बताइए, जो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन सा पति? उपराष्ट्रपति। हाँ, जो ये उपराष्ट्रपति है, क्या इसे वेतन मिलता है? क्या ये फ्री में काम करता है? जैसे वेतन नहीं मिलता तो कैसे मिलता है इसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब निकले तुम अग्निपथ के लाडले, अब बने सीधे रहे। किससे? लाडले नहीं है क्या यहाँ पर? यहाँ पर क्या लिखना है? राज्यसभा के सभापति के रूप में, कैसे मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में ऐसे वेतन मिलता है। जो मैं साइड में आपको जो ज्ञानवर्धक बात कैप्सूल देता रहता हूं, जिनको नहीं आते हैं वो इन कैप्सूलों को हजम करते रहा करो, लिखते रहा करो, ठीक है? इसलिए मैंने ये लाइन छुड़वाई थी साइड में, नहीं तो ये ज्ञानवर्धक कैप्सूलों को ऐसे देखते। और मैंने ऐसा लगा RS के सभापति के रूप में, तो आगे लिख लेना वेतन मिलता है। हाँ, समझ में आ गई बात? हाँ, फिर कहते सर लिखाया नहीं था। अब आप मानिए, इसको वेतन जो मिलेगा वो किससे मिलता है? भारत की संचित निधि से। किससे मिलता है? भारत की संचित निधि से, संचित निधि से। और इस पर, इसके वेतन पर वोटिंग नहीं होती। संसद में वोटिंग नहीं होती है। मतलब वोटिंग की जगह बहस लिख लो, बहस नहीं होती है, बहस नहीं होती है। बहस नहीं होती है कि साहब ने इतना इतना कम, और कम तो कर ही नहीं सकते, इसका वेतन बढ़ा दो। वन वे रास्ता है, आगे जा सकते हो लेकिन पीछे नहीं जा सकते। समझ में आ गया? नहीं आ गया? केवल कहां जा सकते हो? सीधे सीधे जा सकते हो, पीछे नहीं जा सकते। अब जैसे आप तैयारी करने लगे हो, घर पे जाके को अब हमें तैयारी नहीं करनी है, समझ लो कुटाई पक्की है। क्या है? कुटाई पक्की है। नास मिट्टी ने मेरो 100 पैसा बर्बाद कर दो। तो ऐसी गालियां ना सुनो। हाँ, अब आप समझे? अब एक बात आइए, एक होता है आचरण। आचरण क्या होता है? आचरण होता है LS में ना तो चर्चा होगी, क्या नहीं होगी इस पर? इसके आचरण पर LS में चर्चा नहीं होगी और ना ही आलोचना होगी, और ना ही आलोचना होगी। अब चर्चा नहीं होगी, आलोचना नहीं होगी, तो इसका आचरण कैसा रहेगा? इसका कार्य, इसको भाई टेंशन कम होगी। लोग 4 बातें करते हैं, आंखों ही आंखों से इशारा कर दिया, नहीं आप रहने दो, चलन दो, क्या दिक्कत है? ना तो कार्यों पर ना ही आचरण पर। यहां कार्य और लिख लेना चाहे, कार्य पर भी चर्चा नहीं कर सकते आप, कार्यों और आचरण पर चर्चा नहीं होगी। आप लोग जल्दी जल्दी उतारे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जो लोकसभा है LS में इसे मतदान का अधिकार नहीं होता प्रथमतः। कैसे? प्रथमतः वोटिंग का अधिकार नहीं, वोटिंग का अधिकार नहीं होता। अब आप इससे क्या है? वोटिंग का अधिकार नहीं, इससे मतलब ना तो उस पक्ष में झुका हुआ ना इस पक्ष में झुका हुआ है। यह केवल निर्णायक वोट देता है, दे सकता है। यह केवल
निर्णायक वोट दे सकता है, वोट दे सकता है। यह केवल निर्णायक वोट दे सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर मत बराबर बराबर पड़े, क्या हो, मत बराबर बराबर पड़े तभी यह वोट देगा, अन्यथा यह वोट नहीं देगा। इतनी बात यदि आपके समझ में आ गई, जल्दी जल्दी उतारें इसको, कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए। अब अगला देखते हैं, अगर हम यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है तो, कि भाई एक बात बताइए, इसके कार्यों, इसके क्या है, लोकसभा के संचालन में उसकी शक्ति हो, चाहे उसके द्वारा की गई कोई कार्रवाई हो, उसको है न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं की जाएगी। क्या होगा, न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं की जाएगी। एलएस के संचालन की शक्ति एवं इस शक्ति के तहत की गई कार्यवाही को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। एक बात समझ रहे हैं कि प्रश्नगत इसको नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वरीयता क्रम है, सोचो कितनी वैल्यू है इसकी, वरीयता क्रम, वरीयता क्रम में से काफी ऊंचा स्थान मिला है। क्या मिला है, काफी ऊंचा स्थान मिला है। मतलब पीएम और डिप्टी पीएम को छोड़कर यह सभी मंत्रियों से ऊपर है, मंत्रियों से ऊपर है। पीएम और डिप्टी पीएम को छोड़कर यह सभी मंत्रियों से ऊपर है। इसे न्यायाधीशों के बराबर, क्या, भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं इसे, सीजेआई, चीफ जस्टिस। आप पूरा लिखना कि सीजेआई लिखो, सर बाद में ये क्या लिखा था। अगर आपको नहीं आता है तो पूरा लिखा करो। इसके लिए क्या किया करो, मेरे साथ साथ लिखा करो, मेरे साथ साथ समझा करो। बैठकर टेसू झंझी की तरह बैठे मत रहा करो। समझ में आ गया कि बैठे हो, सर अब हट जाओ, कक्षा 1 में नहीं पढ़ते कि मैडम ने ओलम लिख दिया, बच्चे लिखने में लगे हैं। तुरंत की तुरंत कार्रवाई। एक देवी भी हैं, कौन सी, तुरंता देवी, वही बनो, झटपट काम करती हैं वो, उनकी पूजा किया करो तब काम बनेगा। तो सीजेआई के समकक्ष 7वें स्थान पर रखा गया है। मैं आपको पुनः समझा दूं, लोकसभा के अध्यक्ष की निष्पक्षता कैसे बनेगी। इसको हटाने के लिए तत्कालीन सदस्यों के बहुमत का प्रस्ताव लाना होता है। प्रस्ताव को 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी यह प्रस्ताव आ सकता है। वेतन इसको भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इस पर संसद में बहस नहीं की जा सकती। वेतन पर आचरण और कार्यों में लोकसभा में ना तो चर्चा हो सकती है, ना ही इस पर आलोचना की जा सकती है। लोकसभा में जो प्रथमतः वोटिंग का अधिकार अध्यक्ष को नहीं होता है, यह केवल वोटिंग तभी कर सकता है जब उसे निर्णायक वोट देना हो, जब दोनों पक्षों में बराबर वोट पड़े हों, तब वह निर्णायक वोट देने के लिए वोटिंग कर सकता है। एलएस के संचालन शक्ति है, और शक्ति के संबंध में जो कार्रवाई की गई लोकसभा में, वो कोई भी कार्रवाई करे। समझ में आ गया। न्यायाधीश न्यायालय में उसको प्रश्नगत नहीं कर सकते। क्या किया, लोकसभा के अंदर बॉस कौन है, अध्यक्ष। कौन है बॉस, कौन है, अध्यक्ष है। वरीयता क्रम में देखा है काफी ऊंचा स्थान दिया गया है। अगर पीएम और डिप्टी पीएम को छोड़कर यह सभी मंत्रियों से ऊपर है। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष इसे 7वें स्थान पर रखा गया है। ये थी इसकी निष्पक्षता। आप सोच रहे होंगे ये क्यों कराया है, हमारे क्या मतलब का है। यदि आप क्वेश्चन देने जाएंगे तो हर क्वेश्चन आपसे कहेगा नमस्ते, याद करके आए थे क्या,
अगर नहीं करके आए थे तो रूस जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपसे रूस जाएगा, फिर आपको नंबर नहीं दिलवाएगा, और रूसे हुए को आप जबरदस्ती मनाओगे तो फिर कौन ही खाकर आओगे। इसका मतलब जबरदस्ती क्वेश्चन करे आओगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग के रूप में नुकसान भी उठाना पड़ेगा। क्वेश्चन जो नेगेटिव मार्किंग वाले होते हैं उनको प्रेमिका की तरह समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? प्रेमिका की तरह। और जिस तरीके से आप प्रेमिका का ख्याल रखते हैं वैसे इसका ख्याल रखो। यहाँ पर यहां नहीं रखोगे तो वहां बिना फूल के रूठ जाएगी, और फिर जबरदस्ती कर आओगे तो कौन ही खाकर ही आओगे। इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी तुक्के मन भी जाएगी, कल क्वेश्चन सही हो जाए तुक्के में तुम्हारा, तो कभी कुछ ऐसे होती है सडन टाइप की मॉडी। चलो बंद कर दो। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। अब क्या पढ़ेंगे हम? लोकसभा के सदस्य की शक्तियां एवं कार्यों को पढ़ेंगे। अगर हम देखें लोकसभा के अध्यक्ष और शक्तियां, इनके 3 सोर्स हैं। कुछ शक्तियां संविधान में दी गई हैं, कुछ संसदीय परंपरा से प्राप्त हुई है, कुछ शक्तियां से एलएस के प्रक्रिया संबंधी नियमावली से प्राप्त हुई है। अगर हम देखें तो बैठकों का संचालन कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय अध्यक्ष करेगा। और आप एक बात ध्यान रखें, यह निर्णय अंतिम होता है। कैसा होता है? यह निर्णय अंतिम होता है। इसने कह दिया ये विधेयक धन विधेयक है तो है, इसने कह दिया नहीं है तो नहीं है। आप पलट नहीं सकते। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। और ये किसमें? आर्टिकल 108 में। क्या है ज्वाइंट सिटिंग? संयुक्त बैठक है, मतलब दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए उसके लिए है ज्वाइंट सिटिंग। हमेशा गैर वित्तीय विधेयक और वित्तीय विधेयक प्रकार 1 पर ही हो सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयकों पर ज्वाइंट सिटिंग अर्थात संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। मैंने लिखाया नहीं है, वीडियो सुना करो कान से, समझ समझ के तब नहीं भूलोगे, नहीं तो भूल जाओगे। अगर निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष देता है। जब दोनों पक्षों में बराबर मत पड़ते हैं तो निर्णायक मत देगा अध्यक्ष। दल विरोधी कानून अर्थात 10वीं अनुसूची। दल विरोधी कानून में क्या होता है? दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में दिया गया है। 10वीं अनुसूची में क्या है? उसमें कहा गया है कि यदि 2/3 सदस्य किसी पार्टी को छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन 2/3 से कम है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। 2/3 का नियम 92वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। अब मुझे एक बात बताएं कि जो आपके दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। अगर अध्यक्ष के निर्णय पर शक है तो कहां जाओगे आप? न्यायालय में जाओगे। न्यायालय ने कहा कि हो तो होलान मामले में 1992 का मामला, इसमें कहा कि अगर अध्यक्ष ने कोई निर्णय किया है दल विरोधी कानून के संबंध में तो उसका जेआर हो सकता है। उसका जेआर हो सकता है अर्थात अंतिम चप्पल किसके पास? न्यायालय के पास। और न्यायालय अगर निर्णय पलट सकता है। ये आपने देखा होगा, एक बाप का बेटा है, उस बेटे का नाम क्या है पता है आपको? बाल ठाकरे के बेटे का नाम क्या है? उद्धव जी। उद्धव ठाकरे के पिता ने एक पार्टी बनाई